गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम फाल्गुनी पारिक फ्रॉम आदित्य करियर इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स चैप्टर 3 का नेक्स्ट पॉइंट जो पीटर एफ ड्रैकर ने दिया था, अपवाद द्वारा प्रबंध यानी मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को डिस्कस करेंगे। देखो, आपने लास्ट क्लास में उद्देश्य द्वारा प्रबंध पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी जब कार्य या गोल डिसाइड किया जाता है तो उसके कुछ उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। यानी क्या किया जाता है, पहले उद्देश्य का निर्धारण करो और उसके अनुसार जो भी प्रक्रिया की जा रही है उस पर जोर दिया जाता है। ये तो था हमारा उद्देश्य द्वारा प्रबंध। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो अपवाद द्वारा प्रबंध है। देखो, अपवाद द्वारा प्रबंध क्या है, आपको पता है कि प्रबंधकों के बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। अब प्रबंधकों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है उसका रीज़न क्या है, क्योंकि आधुनिक समय में व्यवसाय प्रबंध का कार्य बहुत जटिल हो गया है, जिसके कारण व्यवसाय के सभी क्षेत्रों में लागतों व लाभों के योगदान पर ध्यान केंद्रित करना ज़रूरी हो गया है। देखो, लागत को ध्यान में रखना होता है कि कितनी कॉस्ट आ रही है और फिर लास्ट में हमें लाभ कितना मिल रहा है। तो ड्रैकर क्या कहते हैं कि इन परिस्थितियों में अपवाद द्वारा प्रबंध एक महत्वपूर्ण तकनीक है। महत्वपूर्ण तकनीक क्यों है, क्योंकि यह प्रबंध की यह वह तकनीक है जिसमें उच्च प्रबंधकों के समक्ष केवल वही जानकारी प्रस्तुत करने पर बल देती है जिसकी उन्हें ज़रूरत है। यानी ऐसा नहीं है कि सारी जानकारियों को ध्यान में रखा जाता है, केवल वो जानकारी ध्यान में रखी जाती है जो व्यवसाय के कार्य के लिए उपयोगी होती है। सपोज दैट मैंने आपको एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में कि हमें 100 करोड़ टर्नओवर करना है, तो अब हमारे पास पहला उद्देश्य क्या बना कि 100 करोड़ का टर्नओवर करना है, लेकिन अब हमें विशिष्ट जानकारियां रखनी है जो केवल उस व्यवसाय से संबंधित है। अनावश्यक जानकारियां इसमें आवश्यक नहीं होंगी। यानी जिनकी ज़रूरत है केवल उन्हीं वस्तुओं को या उन्हीं तकनीकों को प्रबंधकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, ताकि जिससे उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके तथा उनका ध्यान विशिष्ट समस्याओं और परिस्थितियों के पैदा होने पर आकृष्ट करने की व्यवस्था करती है। अब सपोज दैट मैंने बताया विशिष्ट समस्याएं परिस्थिति, तो याद हो तो हमने उद्देश्य द्वारा प्रबंध की कुछ सीमाएं पढ़ी थी, जिसमें हमने क्या पढ़ा था सीमाओं में कि उद्देश्यों के निर्धारण में कठिनाई होती है। ये बात हमने उद्देश्य से रिलेटेड, लेकिन आपने एक पॉइंट पढ़ा था कि बेलोचितता की कठिनाई। बेलोचितता की कठिनाई यानी कई बार ऐसी नीतियाँ, प्राथमिकताएं या दशाएं ऐसी हो जाती है जिनमें तेजी से परिवर्तन होने के अनुरूप हम उद्देश्यों द्वारा प्रबंध में परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। क्लियर हो गई ये वाली बात। तो अब वो जो परिवर्तन होने वाले हैं या जो भी समस्याएं आ सकती हैं भविष्य में, उन समस्याओं को खत्म करने के लिए ये प्रबंध का निर्माण किया जाता है। तो सीधी सी बात क्या है, अपवाद द्वारा प्रबंध किस लिए उपयोगी है कि भविष्य में होने वाली विशिष्ट समस्याएं उस उद्देश्य से रिलेटेड जो आपने निर्धारित किया है, ये परिस्थितियां ऐसी पैदा हो रही हैं, उनको ख़त्म करने के लिए जो भी व्यवस्था की जाती है वो हमारा अपवाद द्वारा प्रबंध कहलाता है। देखो, यह तकनीक व्यवसाय के सभी क्षेत्रों में एक समान रूप से अपनाई जाती है। जैसे हम बात करें नियंत्रण, तो महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्य को अपवाद सिद्धांत पर आधारित करने से अधीनस्थों के कार्य क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप भी समाप्त हो जाता है। क्लियर हो गई ये वाली बात। तो यानी हमने क्या कहा, अपवाद द्वारा प्रबंध क्या बताती है, यह तकनीक किस चीज़ पर ध्यान आकृष्ट करती है कि भविष्य में होने वाली उच्च अधिकारियों के सामने जो भी समस्याएं हैं या जो भी परिस्थिति हैं उनको व्यवस्था करने से, यानी उनको ख़त्म करने के लिए जो भी व्यवस्था की जाती है
वो हमारा अपवाद द्वारा प्रबंध कहलाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, सिंपल सी लैंग्वेज में 12th क्लास में आप आए, आपने क्या सोचा कि भाई अच्छी से स्टडी करूँगी, रोज़ रेगुलर स्कूल जाऊँगी और स्कूल जाने के बाद अपने प्रॉपर नोट्स बनाना है और उसकी स्टडी अच्छे से करनी है ताकि मैं अच्छे नंबर अचीव कर सकूँ। इट इज़ योर ऑब्जेक्ट। अब क्या रिजल्ट निकला कि भाई क्या आ गया, कोविड आ गया, ना स्कूल ओपन हो रहे हैं ना अच्छे से पढ़ाई हो पा रही है। अब सपोज दैट इस समस्या का आप पहले से ही सोच लेते कि कोई भी ऐसा रीज़न आ जाए कि मैं स्कूल ना जा पाऊँ या मेरी स्टडी कंटिन्यू नहीं हो पाए, तो उस सिचुएशन में मैं क्या करूँगी। तो यानी ये आपकी अपवाद की स्थिति है कि कोई ऐसी समस्या आ जाए या परिस्थिति आ जाए तो उस सिचुएशन में आप जो भी व्यवस्थाएं करोगी वो आपका अपवाद द्वारा प्रबंध कहलाएगा। इज दैट क्लियर? देखो, अलग अलग व्यवसायी अर्थशास्त्रियों ने यानी स्कॉलर्स ने अलग अलग परिभाषा दी है। वैज्ञानिकों ने, कुछ विद्वानों ने प्रबंध को किसी और तरीके से संबोधित किया है तो कुछ ने किसी और तरीके से। एक हमारे विद्वान थे रेमंड मैकलियार्ड, ठीक है, के अनुसार हम देखेंगे। रेमंड मैकलियार्ड के अनुसार, रेमंड मैकलियार्ड क्या कहते हैं कि अधिकांश प्रबंधकों के पास इतने ज़्यादा उत्तरदायित्व होते हैं, भाई बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि वे सभी मामलों में उचित ध्यान देना अव्यावहारिक या कठिन हो जाता है। यानी सभी इस परिस्थितियों में वो ध्यान नहीं आ पाते हैं। प्रबंधकों को चाहिए कि वे अपना ध्यान अत्यंत अच्छे एवं अत्यंत बुरे निष्पादन पर ही केंद्रित करें। यानी कोई भी स्थिति हो, चाहे बहुत अच्छी हो चाहे बहुत बुरी हो, दोनों ही स्थिति पर अपना ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। ये तो था आपके अपवाद द्वारा प्रबंध का अर्थ। फिर एक बार बता दूं, जितनी भी समस्याएं भविष्य में होने वाली हैं, परिस्थिति आने वाली हैं, जो आपने उद्देश्य निर्धारित किया है उसके अनुसार उसमें चेंजेस जो किए जाएंगे वो या उनके लिए जो भी व्यवस्थाएं की जाएंगी वो आपका अपवाद द्वारा प्रबंध कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसके महत्व। यस, अपवाद द्वारा प्रबंध, किसके महत्व आपको पता है। अपवाद द्वारा प्रबंध है तो उसके महत्व। अपवाद द्वारा प्रबंध क्या है? विशिष्ट परिस्थितियों स्थितियों में ध्यान आकृष्ट करने की व्यवस्था करना। अब ऐसी स्थिति में इसके महत्व क्या हो सकते हैं? पहला, प्रबंधकों के व्यक्तिगत समय की बचत होती है। भाई पहले ही आपने डिसाइड कर लिया होता कि ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम इस वाली परिस्थिति का निदान या इस परिस्थिति से हम कैसे ख़त्म करेंगे, हम इस तरीके से स्टडी करेंगे, तो आपका जो समय है वो नष्ट नहीं होता। तो ऐसे ही जब पहले से ही ऐसी परिस्थितियों के लिए योजनाएं बना ली जाती हैं उस स्थिति में व्यक्तिगत समय की बचत होती है। दूसरा, जटिल समस्या में मामले उच्च अधिकारियों के ध्यान से नहीं बच पाते हैं। भाई मैंने आपने पहले से ही बिठा रखा है कि ऐसी ऐसी समस्याएं आ सकती है। आप क्या समस्याएं सोच सकते हो? कुछ समस्याएं तो होंगी ना, जैसे व्यवसाय के अंतर्गत तेजी आ जाए या मंदी की स्थिति आ जाए, उपभोक्ता उस वस्तुओं के बारे में नापसंद करना चालू कर दे, तो रीज़न क्या है नापसंद करने का। ऐसी स्थिति के बारे में उच्च अधिकारी पहले से ही अपना ध्यान उन पर लगा लेते हैं जिससे वो समस्याएं उनके ध्यान से बच नहीं पाती हैं। नेक्स्ट, निर्णय की बारंबारता में कमी लाई जा सकती है। सपोज दैट हम डिसीजंस को बार बार चेंज कर रहे हैं, कभी कोई डिसीजन कभी कोई डिसीजन, तो ऐसे डिसीजंस की बारंबारता यानी फ्रिक्वेंसी है उसमें कमी लाई जा सकती है। अधिक योग्य व उच्च वेतन वाले व्यक्तियों को कार्य पे लगाया जा सकता है। कौन से? जैसे प्रबंधक हैं, बहुत अधिक वेतन लेते हैं, तो उस स्थिति में उनको कार्यों को सौंपा जा सकता है। संकटों व कठिन समस्याओं को शीघ्र पहचाना जा सकता है कि कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं और परिस्थितियों व व्यक्तियों के मूल्यांकन के लिए गुणात्मक व परिणात्मक मापदंड होते हैं। कैसे गुणात्मक? कि उनके गुण के अनुसार और उनने क्या रिजल्ट दिया है इसके अनुसार हम मापदंडों को देख सकते हैं। हमने अपवाद द्वारा प्रबंध पढ़ा, अपवाद द्वारा प्रबंध के महत्व पढ़े। आज की क्लास में हमारा सिर्फ इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम अपवाद द्वारा प्रबंध की सीमाएं पढ़ेंगे, यानी ये अपवाद द्वारा प्रबंध के महत्व भी हैं और एक तरह से इनको लाभ के तौर पे भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में सीमाएं यानी इनकी कमियां पढ़ेंगे और व्यूह रचनात्मक प्रबंध के बारे में पढ़ेंगे और आपका ये वाला कोर्स चैप्टर फिर कंप्लीट हो जाएगा।
यानी इसकी मैक्सिमम कल की क्लास रहेगी, यानी एक लास्ट क्लास रहेगी, या एक और क्लास लेंगे 2 क्लास के बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।